अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित आज का यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएँ ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट, यह वीडियो जो है एक विशेष मकसद से बनाया जा रहा है जिसमें घर बैठे विद्यार्थी भौतिक अर्थात फिजिक्स के टॉपिक का विस्तृत पूर्वक अध्ययन कर सकें और इनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। आज का स्पेशल क्लास हमारे पिछले कक्षाओं के अनुसार सिर्फ न्यूमेरिकल की है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एक विमीय गति अर्थात वन डायमेंशनल मोशन का जितना न्यूमेरिकल हो सकेगा बेसिक नॉलेज के साथ मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सभी न्यूमेरिकल सवालों के बारे में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं पहला एग्जाम्पल में। स्टूडेंट्स, पहला फार्मूला फाइंड करना है, उसके लिए हमने आपको एक नोट लिखा है कि यदि एक कार आधी दूरी v1 वेग से तथा शेष आधी दूरी v2 वेग से तय करती है तब कार की औसत चाल 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होगी। अब स्टूडेंट, ये कैसे आएगा इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए किसी कार के द्वारा किसी समय t में चली गई दूरी x है। ठीक है, चली गई दूरी x है। ठीक, तो स्टूडेंट कार देखिए कह रहा है कि एक कार आधी दूरी v1 वेग से चल रही है, शेष आधी दूरी v2 वेग से चल रही है। तो समय मान लेते हैं कि t1 सेकेंड में, ठीक है स्टूडेंट, t1 सेकेंड में x/2 दूरी चलने में लगा समय, या ऐसे मान सकते हैं कि x/2 दूरी v1 वेग से चलने में लगा समय t1 है। अब स्टूडेंट ये कहाँ से आया, तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि वेग इक्वल टू सूत्र होता है, वेग बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। हमने जब वेग की परिभाषा बता रही थी तो हमने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था। ठीक है, वेग अगर हम यहाँ से समय का मान निकालें तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, समय इक्वल टू हो जाएगा दूरी या डिस्टेंस अपॉन वेग मीन्स वेलोसिटी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो स्टूडेंट हमने इसी फार्मूला का प्रयोग इस इक्वेशन में किया है, ध्यान से देखिएगा। टाइम t1 फर्स्ट मतलब आधी दूरी के लिए जिसका वेग v1 है, t1 इक्वल टू x/2 अपॉन v1। ठीक है, सेकेंड आधी दूरी, सेकेंड मतलब जो शेष बच गई आधी दूरी, उसके लिए t2 सेकेंड मान रहे हैं कि लग रहा है, तो t2 सेकेंड x/2 अपॉन उसका वेग हो जा रहा है स्टूडेंट v2। ठीक है ना, एक इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अगर कुल समय अंतराल निकालें या कुल लगा समय, तो स्टूडेंट हम जान देंगे कि कुल समय मतलब t1 प्लस t2। अब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। t1 है आपका x/2 अपॉन v1 और t2 है x/2 अपॉन v2। ठीक है स्टूडेंट आपको यहाँ पे सॉल्व क्या करना है कि ये 2 जो है x/2 इसमें ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, ये भी 2 नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा क्या, x/2 v1 प्लस x/2 v2। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए आते हैं इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 2 तो कॉमन है, v1 और v2 अलग है, तो v1 और v2 के लिए स्टूडेंट हो जाएगा कुल समय, यहां पर देखिएगा कुल समय लिखेंगे, कुल समय इक्वल टू स्टूडेंट एलसीएम हो जाएगा 2v1 v2। ठीक ना, अब स्टूडेंट 2v1 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 2v1 कट जाएगा, v2 बचेगा, मीन्स v2 का मल्टीप्लाई x में और v1 का मल्टीप्लाई इधर वाले x में हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, v2x प्लस v1x। ठीक है,
ऊपर से x को कॉमन निकाल दें, कुल समय मान लीजिए स्टूडेंट है t, तो t इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू एक्स अपॉन 2v1 v2 हो जाएगा। यहां से स्टूडेंट हमको x ट्रांसफर कर देंगे इस तरह LHS में, तो हो जाएगा t बाई एक्स इक्वल टू v1 प्लस v2 या v2 प्लस v1 भी लिख सकते थे अपॉन 2v1 इंटू v2। स्टूडेंट्स हम इसको पलट देते हैं, t बाई एक्स है, x बाई टी कर लेते हैं, या x बाई टी इक्वल टू, जब LHS पलटेंगे तो स्टूडेंट RHS भी पलट जाएगा, मीन्स 2v1 v2 अपॉन हो जाएगा v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये आ गया स्टूडेंट कि अगर एक कार आधी दूरी v1 वेग से तथा शेष आधी दूरी v2 वेग से चलती है तो कार की औसत चाल जब निकालेंगे तो ये फार्मूला यूज करेंगे, x बाई टी इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट कॉन्सेप्ट नोट में, अर्थात फार्मूला सेकेंड में। स्टूडेंट कुल अगला चलने के तो पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि यहाँ t जो है वो है t1 प्लस t2 के बराबर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं औसत वेग बराबर x बाई t1 प्लस t2 इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये औसत वेग का ये भी फार्मूला होगा, मतलब दो फार्मूले हो जाएंगे, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला वो, दोनों का जो RHS है वो स्टूडेंट इससे मिलता जुलता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड में। स्टूडेंट सेकंड याद करने लायक बातें ये है, आपके लिए ये भी एक फार्मूला है, मैं इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट क्योंकि आप IIT PET नीट जैसे तैयारी कर रहे होंगे, या फिर व्यापम की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर CGPSC की तैयारी कर रहे होंगे, या SSC रेलवे बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, तो ऐसे एग्ज़ामों में इस प्रकार से संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। और फार्मूला क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार का सवाल सॉल्व करने में सुविधा हो। चलिए आते हैं दूसरा, यदि आधे समय तक एक कार v1 वेग से तथा शेष आधे समय तक v2 वेग से चलती है तब कार का औसत चाल v1 प्लस v2 बाई 2 होगा। तो v1 प्लस v2 बाई 2 जो है स्टूडेंट वो फार्मूला है औसत चाल के लिए। देखिए पहले वाले में हमने जो जिक्र किया था उसमें बताया था कि आधी दूरी v1 वेग से और आधी दूरी v2 वेग से चलता है। यहाँ पर है स्टूडेंट आधे समय तक कार v1 वेग से, समय का यहाँ पर जिक्र है, शेष आधे समय तक v2 वेग से चलता है, तब उसका फार्मूला जो है वो ये होगा। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल के लिए मैं मेन फार्मूला बता देता हूं कि हमने पढ़ा है वेग बराबर दूरी अपॉन समय, है ना स्टूडेंट, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट यहां से ही हम दूरी बराबर निकालना चाहें या दूरी डिस्टेंस इक्वल टू, तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा वेग इनटू समय। ठीक है ना। अब स्टूडेंट अगर मान लेते हैं कि पहला आधे घंटे का जो कार का जो है वेग v1 है उसमें चली गई दूरी मान लेते हैं x1 है, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा v1 इंटू आधे समय ले रहा है मतलब t1 अपॉन 2। ठीक है, t1 बाई 2, और t1 के जगह पे आप t का भी प्रयोग कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि समय एक ही है, या t1 t2 भी ले सकते हैं या केवल t भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, शेष आधी दूरी के लिए मान लेते हैं, आधा दूरी शेष है मान लेते हैं x2, तो x2 में उसका वेग कितना हो जा रहा है v2 और टाइम क्या हो जाएगा t बाई 2। ठीक, तो t2 भी यहाँ ले सकते थे लेकिन हम t बाई 2 ही ले रहे हैं। ठीक है, कॉमन टाइम। तब ऐसी स्थिति में आप बता सकते हैं कुल दूरी स्टूडेंट क्या हो जाएगी x1 प्लस x2 हो जाएगी। या
हाँ x1 प्लस x2 हो जाएगी, और अपन कुल समय अंतराल लें तो कुल समय अंतराल में स्टूडेंट ये वैल्यू आ जाएगी। तो औसत वेग अगर हमें निकालना हो यहाँ से, तो औसत वेग का फार्मूला होता है औसत वेग इक्वल टू कुल दूरी, आई मीन टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम या समय अंतराल। ठीक है स्टूडेंट, तो टोटल टाइम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, समय, कुल समय या समय अंतराल या जो भी लिखना हो, यहाँ पे समय मतलब होगा स्टूडेंट। ठीक है, तब ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट हम जब सॉल्व करेंगे तो औसत वेग इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हम ए भी मांग लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2, और बट्टे में जो कुल समय अंतराल है स्टूडेंट उसमें हम लिख सकते हैं t/2 प्लस t/2। ठीक है, t/2 प्लस t/2। अब t/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ध्यान देखिएगा कि t/2 को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x1 प्लस x2 को छोड़ देते हैं, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और ऊपर में t प्लस t होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है या कर लेते हैं इसको x1 प्लस x2 अपॉन 2t/2 होगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली t बचेगा। ठीक है, इसको आप हम बता सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, स्टूडेंट देखिए x1 इक्वल टू है v1 प्लस t/2, तो मान रख लेते हैं v1 इंटू, सॉरी प्लस नहीं है इंटू है, तो v1 इंटू t/2, और x2 इक्वल टू है v2 इंटू t/2, अपॉन में है स्टूडेंट ओनली t। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर होगा हमारा v1, स्टूडेंट एक काम करते हैं v1 प्लस v2 कॉमन ले लेते हैं, t/2 को अपॉन में हो जाएगा t। ठीक है, हमने t/2 को कॉमन ले लिया तो v1 प्लस v2 बच गया, पूरे के बट्टे में t था स्टूडेंट, तो हमने पूरे के बट्टे में t लिख दिया। तो ये जो t है वो ऊपर वाला और नीचे वाला t कट जाएगा स्टूडेंट। ठीक, ओनली t/2 बचेगा, तो VAV इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये जो फार्मूला आएगा यही हमारा फार्मूला होगा। कब? जब कोई भी गाड़ी आधा दूरी या आधे समय में v1 वेग से और शेष आधे समय में अलग वेग से गति करता है, तो उस समय औसत चाल या औसत वेग निकालने के लिए आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं तीसरे नंबर पर। स्टूडेंट तीसरा याद करने योग्य लाइन ये है, ये भी देखिए सवाल ही है एक प्रकार का, लेकिन ये सवाल का फार्मूला बता रहा है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, एक समान त्वरण अल्फा से चलती हुई उसका वेग भी हो जाता है, तत्पश्चात एक समान मंदन बीटा से चलकर रुक जाता है, तब रेलगाड़ी का औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल ज्ञात करते समय स्टूडेंट हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे कि औसत चाल v/2 होगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, सॉल्व करने लगूंगा तो बहुत बड़े बड़े चले जाएंगे, केवल मैं आपको याद करने योग्य बातें अब बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमने पहले सॉल्व किया वैसे हम v/2 इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे कि वो v/2 होगा तो मतलब वेग का आधा होगा, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलते हैं चौथे नंबर पर। स्टूडेंट सवाल इस प्रकार से आ सकता है कि एक कार v वेग से गतिमान है, यह x दूरी चलकर रुकती है, यदि कार का वेग n भी हो तो रुकने के पूर्व कार द्वारा, ट्रेन द्वारा, बस द्वारा, साइकिल द्वारा, मोटरसाइकिल द्वारा, जिसके द्वारा भी चली गई दूरी क्या होगी? तो स्टूडेंट जब ये टर्म दिया हो तो आंसर आप इसके ऊपर रख कर हल कर सकते हैं, ताकि ये फार्मूला होगा कि रुकने के पूर्व चली गई दूरी मतलब n² इंटू एक्स, n² इंटू एक्स। ठीक है,
ये x इक्वल टू ना आकर विस्थापन s इक्वल टू होगा स्टूडेंट n स्क्वायर x। ठीक, इस फार्मूले के थ्रू इस प्रकार अगर कोई सवाल पूछता है तो आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं पांचवा और अंतिम पर। ये पांचवा और अंतिम है स्टूडेंट कि अगर m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः h1 और h2 ऊंचाई से गिराए जाते हैं और यदि पृथ्वी तल तक आने में उन्हें t1 और t2 समय लगते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है t1 अपॉन t2 इक्वल टू अंडर रूट h1 बाई h2। ठीक है, या आप बता सकते हैं h1 इक्वल टू 1/2 जी t1 का स्क्वायर प्लस या और h2 इक्वल टू 1/2 जी t2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप के सामने पूछे जाने वाले सवालों के हल हैं। हल मीन्स उनके फार्मूले हैं। अब इन फार्मूलों के आधार पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आते हैं हम प्रश्न नंबर 1 में। स्टूडेंट्स, जो पहला सवाल हमने लिया है, यह सवाल व्यापम के लगातार 3-4 परीक्षाओं में पूछा गया है। साथ ही साथ जो अभी 2017 में व्याख्याता पंचायत और नगरीय निकाय पंचायत शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें भी यह सवाल पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट, इस सवाल को देखिए ध्यान से। एक कार एक शहर ए से दूसरे शहर बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, हावर्स लिखा हुआ है, किलोमीटर पर हावर्स की चाल से जाती है तथा 60 किलोमीटर पर हावर्स के चाल से वापस आती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, जब इस प्रकार का सवाल हो तो आप सूत्र नंबर पहला याद रखिएगा। आप उस सूत्र के आधार पर भी हल कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट आपको इसको हल करना होगा तो आप नए तरीके से भी हल कर सकते हैं। जैसे मान लेंगे कि माना ए से बी तक की कुल दूरी x है। ठीक है, तो स्टूडेंट ए से बी तक जाने में लगा समय, छोड़ छोड़ के लिख रहा हूं, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, लगा समय t1 इक्वल टू हो जाएगा x बाई 40 किलोमीटर पर आवर्स, है ना स्टूडेंट। या समय लगेगा तो स्टूडेंट किलोमीटर नहीं होगा, केवल घंटा होगा, मीन्स आवर। ठीक, उसी प्रकार स्टूडेंट कार को बी से ए तक वापस आने में लगा समय, मान लीजिए t2 इक्वल टू, आते समय चाल है 60 किलोमीटर पर आवर्स, तो यहाँ पे पर आवर्स हो जाएगा x बाई 60 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट, हम पहले औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल का सूत्र मैंने आपको बताया है कि चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी अपॉन कुल समय होता है स्टूडेंट, या कुल समयांतर। ठीक है, आप फार्मूला पे मान रख दीजिए। चली गई दूरी कितनी है, ऊपर में है मान, देखिए इधर से जा रहे हैं तो x जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं तो भी x आएंगे, क्योंकि a से b तक की दूरी कितना माने हैं x। ठीक है, तो ऊपर में हो जाएगा x प्लस x जाने का और x आने का। कुल समय कितना हो जाएगा स्टूडेंट, t1 प्लस t2, है ना। तो आप इसको बता सकते हैं क्या, या 2x अपॉन x बाई 40 प्लस x बाई 60 लिख सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखिए, तो हमने यहाँ पे फार्मूला रख दिया है स्टूडेंट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते समय ध्यान रखिए 40 और 60 का आप एलसीएम लेंगे सबसे पहले, है ना। तो आप एलसीएम लेंगे 4 और 6 का। एलसीएम लेने के बाद आप जो एलसीएम लेने के बाद आएगा उसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर आप उसको हल करेंगे। मैं इसको हल कर दे रहा हूँ स्टूडेंट शॉर्ट में, और डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा। ठीक है ना स्टूडेंट, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, 40 और 60 का एलसीएम लेंगे तो 120 होगा, है ना। तो 40 से 120 में भाग देंगे तो 4 × 12 3 बार में जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई एक्स में कर देंगे। स्टूडेंट थोड़ा सा गलती हो रहा है, इसको हमको नीचे में लेना पड़ेगा। 120 आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। अब दिख रहा होगा आपको।
40 और 60 का एलसीएम 120 हो गया। 40 से 120 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 40 के ऊपर कर देंगे तो 3x हो जाएगा। प्लस 60 से 120 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। और स्टूडेंट ऊपर में 2x दिया हुआ है तो 2x होल अपॉन 3x प्लस 2x बाई 120 हो गया। 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x होगा। तो स्टूडेंट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x बाई 1 इंटू 120 अपॉन 5x। ये 120 जो है वो नॉमिनेटर में चला जाएगा और 3 प्लस 2 इक्वल टू 5x डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे x से x कट जाएगा, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 कट जाएगा। मीन्स औसत चाल, देखिए स्टूडेंट क्या आ जाएगा, इसी को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। मीन्स औसत चाल हो जाएगा 2 गुणित 24, आई मीन 2 इंटू 24, ठीक। तो औसत चाल इक्वल टू 2 इंटू 24 मतलब 48 आ गया। अब 48 जो आएगा वो किस में होगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये जो होगा स्टूडेंट आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको औसत वेग निकालना है ना, तो औसत वेग का सूत्र आप लगा देंगे। स्टूडेंट ध्यान देंगे, औसत वेग मीन्स होता है कुल विस्थापन, ठीक है, कुल विस्थापन, ठीक है, अपन कुल समय। अब स्टूडेंट यहां पर देखिए A से B तक गया x दूरी, और B से फिर आया तो x दूरी आया, मतलब x माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, 0। तो वो अपने पुनः मूल स्थान पर आ गया, मतलब विस्थापन 0 हुआ। तो कुल विस्थापन 0 हो गया और कुल समय x बाई 40 प्लस x बाई 60। तो स्टूडेंट इनको हल करेंगे, हल करने के बाद 0 में भाग देंगे तो भाग देने के बाद भी क्या आएगा, 0। मतलब औसत वेग उसका क्या होगा स्टूडेंट, 0। और औसत चाल 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा हल, और समझ में भी आया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर पे। सवाल है स्टूडेंट्स कि एक जेट विमान 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। विमान के सापेक्ष उसके द्वारा छोड़ी गई गैस का वेग 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो गैस का पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष वेग ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट कोई भी विमान जब उड़ती है तो उससे जो गैस निकलता है वो संवेग प्रदान करता है, और संवेग के कारण कोई भी वायुयान ऊपर की ओर उड़ता है, ठीक है। तो स्टूडेंट मान लीजिए आपकी विमान या जो जेट विमान है वो एक्स अक्ष में धनात्मक दिशा में गति कर रहा है, ठीक। एक्स अक्ष में धनात्मक दिशा में गति कर रहा है, मतलब अगर ये चतुर्थांश है तो ये इस दिशा में गति कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट चूंकि विमान का वेग दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे कि विमान का वेग है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। निकलने वाले गैस का वेग शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अब कह रहे हैं सापेक्ष वेग ज्ञात करना है आपको। तो सापेक्ष वेग ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट हमको मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं विमान का वेग है va और निकलने वाले गैस का वेग है vg। तो ऐसी स्थिति में vg माइनस va इक्वल टू माइनस 1500 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे माइनस 1500 क्यों लिए हैं, क्योंकि देखिए जो गैस निकलेगी वो विपरीत दिशा में निकलेगी, है ना। वायुयान ऊपर जाएगा तो गैस नीचे की ओर निकलेगी, इसीलिए उसको विपरीत दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम माइनस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर vg की जगह पर va होगा स्टूडेंट, ठीक। तो vg माइनस va जो है वो 500 है बराबर माइनस 1500 हो जाएगा। अब ये माइनस 500 को उधर पक्षांतर करेंगे तो vg इक्वल टू माइनस 1500 या 1500, इधर आके ये प्लस 500 हो जाएगा।
अब ये घट जाएगा स्टूडेंट, जुड़ेगा तो नहीं क्योंकि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। तो Vg इक्वल टू -1000 किलोमीटर प्रति आवर्स होगा या प्रति घंटा होगा। ये इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट। आज मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सवालों को ही लेके चल रहा हूँ जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। स्टूडेंट गर्मी तो बहुत लग रही है, फिर भी मैं आपके लिए, अपने छात्रों के लिए ये काम कर रहा हूँ इस गर्मी में। फैन इसलिए नहीं स्टार्ट किया हूँ क्योंकि आवाज़ जो है स्टूडेंट वो फटने लगती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। स्टूडेंट सवाल है, दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर रेल पटरियों पर दौड़ रही है। पहली रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर दिशा में तथा दूसरी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दक्षिण दिशा में जा रही है। पहली रेलगाड़ी के सापेक्ष दूसरी रेलगाड़ी का वेग ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ा है, सेम टू सेम वैसे ही इसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, हल करने से पहले हमको मानना पड़ता है कि माना रेलगाड़ी जो है वो एक्स अक्ष में धनात्मक दिशा में गति कर रहा है। ठीक, धनात्मक दिशा में गति कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहली रेलगाड़ी का वेग v1 है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है स्टूडेंट, ध्यान देंगे यहाँ पर है। ठीक, फिर कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के आ रही है, तो यहाँ पर दूसरी कर देंगे। दूसरी रेलगाड़ी का वेग v2 इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टूडेंट ध्यान देंगे, और ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पर, नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा सवाल आपका, कि पहली रेलगाड़ी जो है वो उत्तर दिशा में जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी जो है वो दक्षिण दिशा में आ रही है। अगर ये चतुर्थांश है स्टूडेंट, ठीक, x धनात्मक दिशा में है, तो एक रेलगाड़ी इधर जा रही है तो दूसरी रेलगाड़ी इधर आ रही है। ठीक है ना, ये मान लेते हैं, एक्चुअली मान लेते हैं इसको कि ये n है और ये s है। कोई दिक्कत? वैसे n ऊपर s नीचे होता है, लेकिन हम इधर मान रहे हैं फिलहाल समझने के लिए, n इधर है और s इधर है। तो ये n जो जा रही है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रही है, और जो s आ रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आ रही है। तो ये विपरीत दिशा में चल रही है स्टूडेंट, इसलिए इसके आगे माइनस लगा देते हैं। ठीक, तब ऐसी स्थिति में पहले रेलगाड़ी के सापेक्ष दूसरे रेलगाड़ी का जो वेग निकालेंगे तो वो हो जाएगा v2 माइनस v1। लिखेंगे पहले रेलगाड़ी के सापेक्ष दूसरे रेलगाड़ी का वेग v2 माइनस v1 इक्वल टू, मान रख दीजिए स्टूडेंट, v2 का मान है -60, फिर -54 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो -4 और 5 4 6 और 5 11, तो 114 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ये -114 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये उनका औसत वेग होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे जो ऋण चिन्ह है वो क्या कह रहा है कि सापेक्ष वेग की जो दिशा है वो दक्षिण की ओर है, मतलब विपरीत दिशा में है। ठीक, तो इस प्रकार के अगर सवाल आपसे परीक्षा में पूछता है तो आप इस फार्मूलों को ध्यान रखिए। सापेक्षिक गति के लिए v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2 का प्रयोग आप करके हल कर सकते हैं, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट हमारे उदाहरण के आधार पर ये एक सवाल है कि विराम से चलकर कोई पिंड 3 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक त्वरण वाला फार्मूला बताया था। ठीक है स्टूडेंट, जब आप इसको हल करेंगे तो प्रश्न में दिए कुछ चीज़ों को लिख लेंगे। जैसे विराम में चल रहा है तो प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, समय दिया हुआ है स्टूडेंट t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक, v इक्वल टू 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर रहा है, मतलब अंतिम वेग v इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ठीक है,
अब स्टूडेंट हमको त्वरण ज्ञात करना है और हम गति का प्रथम समीकरण जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस ए टी, है ना। इसी में है स्टूडेंट प्रथम वेलोसिटी, फर्स्ट वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो हम बस वैल्यू को इस पर पुट कर देंगे। जैसे लास्ट वेलोसिटी है 6, तो v के प्लेस पर 6, u के प्लेस पे 0, a के प्लेस, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, a के प्लेस पे a रख देंगे और t के प्लेस पर 3 रख देंगे। तो ऐसा करने के पश्चात जब आप इसको हल करेंगे तो 3 का a में मल्टीप्लाई करने से ये देखिए स्टूडेंट ऐसा हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, 6 इक्वल टू 3a हो जाएगा। या आप a इक्वल टू निकालेंगे तो 6/3 या 6/3 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 2 आएगा। त्वरण a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको आंसर आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा गति का प्रथम समीकरण था और एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, उसी के आधार पर इसको हल करेंगे। इस प्रकार के जितने भी सवाल आएंगे उन सबको इन्हीं से हल करेंगे। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट अगले सवाल में कि एक कार समान वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चलकर रुक जाती है। त्वरण की गणना कीजिए तथा बताइए कि कार रुकने में कितना समय लेगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है ना। हमको त्वरण मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, तो किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और घंटा को पहले सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हल करते समय लिखेंगे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो जाएगा 36 गुणित 1000 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो 36 किलोमीटर इंटू 1000 मतलब 36,000 मीटर हो जाएगा। और लगा समय 1 घंटा है तो 60 मिनट, 1 घंटा बराबर, देखिएगा स्टूडेंट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, है ना। और 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड। तो हमको सेकेंड में प्राप्त करना है 60 सेकेंड, इसलिए 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आइए 60 इंटू 60 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, 6 6 36 हो गया स्टूडेंट, है ना। ये कितना हो जाएगा 36/36 इंटू ऊपर में क्या बचेगा 10, ये और ये दोनों कैंसिल, मीन्स कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। हमारा प्रारंभिक वेग u इक्वल टू आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग v बराबर 0। ठीक है, तो सॉरी स्टूडेंट, ये प्रारंभिक वेग नहीं है, ये है विस्थापन। ठीक, ये है s बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड विस्थापन है, अंतिम वेग v इक्वल टू हो गया 0। u इक्वल टू स्टूडेंट अगर हम चाहें तो रख सकते हैं ये वाला वैल्यू ही u का भी मान हो जाएगा, s का जो मान आ रहा है वही u का भी मान हो जाएगा क्योंकि हमने u इक्वल टू ही ये लिया है। ठीक, तो स्टूडेंट फार्मूला जो है हमारा गति का तीसरा समीकरण, गति के तीसरे समीकरण से चलेंगे, चूंकि त्वरण की गणना करना है तो गति के तीसरे समीकरण से। गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2as के जगह पे भी कितना रख लेंगे 10। ठीक है, s के जगह पे 10 रखने के बाद स्टूडेंट जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 10 दहा में 100 प्लस 10 दूना 20 इंटू a हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो गया, हमें इसको पक्षांतर करके देखिए स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा कि पक्षांतर करेंगे तो -100 बराबर 20 a हो जाएगा, मतलब 20 त्वरण 20 त्वरण, a की वैल्यू निकालनी है ना,
तो इसलिए a इक्वल टू -100/20 कर देंगे तो 20 25 100 कट जाएगा, मतलब a इक्वल टू -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। स्टूडेंट यहाँ -5 आ रहा है, मतलब कि कार में त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक, त्वरण हमारा ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए ये जो होगा वो मंदन होगा। क्या होगा? मंदन। मतलब कार में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मंदन की क्रिया हो रही है। स्टूडेंट अगला सवाल इसी में है कि बताइए कार रुकने में कितना समय लेगा। तो कार रुकने में कितना समय लेगा, इसके लिए हम स्टूडेंट बता देते हैं गति के प्रथम समीकरण से। पुनः गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण है स्टूडेंट v इक्वल टू u प्लस ए टी। v का मान 0, u का मान 10, a का मान -5 और t का मान t छोड़ देते हैं। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो -10 हो जाएगा, -5t आएगा। स्टूडेंट या लिख सकते हैं आप इसको t इक्वल टू -10/-5, माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब 5 दूना 10, तो t बराबर 2 सेकेंड। ठीक, ये आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब ब्रेक लगाने के बाद कार जो है 2 सेकेंड के पश्चात रुक जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको पूरा सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, एक पिंड विराम से चलना प्रारंभ करता है, वह एक समान त्वरण चलकर 8वें सेकंड में 45 मीटर की दूरी तय करता है, पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर जो हम सूत्र यूज करेंगे वो टीवें सेकंड में चली गई दूरी या विस्थापन के लिए सूत्र निकालेंगे। तो हमारे पास जो हल है स्टूडेंट वो हल हो जाएगा, मैंने टीवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र निकालने के लिए आपको होमवर्क दिया था पिछली कक्षा में, इसलिए आप उस सूत्र को ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं। खैर यहाँ पर हल में लिखेंगे स्टूडेंट्स प्राथमिक वेग या प्रारंभिक वेग, चूंकि पिंड विराम से चल रहा है तो विराम से चल रहा है तो प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0। ठीक है, और 8वें सेकंड में 45 मीटर की दूरी तय कर रहा है, मतलब विस्थापन है स्टूडेंट, ये विस्थापन, जो विस्थापन s इक्वल टू है वो है 45 मीटर। अंतिम वेग नहीं दिया हुआ है, समय दिया हुआ है स्टूडेंट, समय टीवें सेकंड मतलब 8 सेकंड, है ना। फार्मूला होता है, ध्यान रखेंगे, टीवें सेकंड के लिए s बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। ठीक है, u प्लस हाफ a t का स्क्वायर होता था, लेकिन टीवें सेकंड में ये होता है 2t माइनस 1। अब आपको फार्मूला पे मान रख देना है, s के जगह पर आप 45 रख दीजिए, u जो है प्रारंभिक वेग इसके जगह पर आप 0 रख दीजिए, 0 प्लस 1/2, a को a छोड़ दीजिए, 2 इंटू टी के प्लेस पर 8 माइनस 1 रख दीजिए, 45 45 इक्वल टू 0 का कोई मोल नहीं होता तो 1/2 इंटू a इंटू 8 दूना 16 माइनस 1 कर देंगे तो 15 हो जाएगा, मीन्स 45 इक्वल टू a/2 इंटू 15। अब स्टूडेंट ये जो 2 है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 15 जो है वो नीचे आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 45 गुणित 2, 45 इंटू 2 अपॉन 15 इक्वल टू a। ठीक, इसी को आप लिख सकते हैं या a इक्वल टू 45 गुना 90/15। तो 90/15 या 90/15 या 90/15, 15 से 90 में भाग देंगे तो चला जाएगा स्टूडेंट 15 एकम 15, 15 या 45, 15 चौको 60, 15 छक्का 90, मतलब a बराबर 6। ये जो आएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये मात्रक होता है त्वरण का। ठीक है स्टूडेंट, तो a बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रोक कर
आप इसको कॉपी में उतारिएगा और वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिएगा, आपको पुनः समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप उनसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में, जिसमें आपको जो मैंने लास्ट फार्मूला बता रहा था कि m1 और m2 द्रव्यमान के पिंड h1 और h2 ऊंचाई से गिरते हैं, वो वाले सवाल में सवाल है स्टूडेंट्स कि एक पिंड को मीनार से पृथ्वी तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट जब आप इसको हल करेंगे तो सबसे पहले आप बताएंगे कि प्रारंभिक वेग u जो है वो 0 है, क्योंकि मीनार पर जब पिंड गिरने की स्थिति में होगी तो मीनार को पकड़े रखेंगे स्टूडेंट, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। ठीक, अब स्टूडेंट g इक्वल टू प्रश्न में दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और समय इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेकेंड। ठीक, तो स्टूडेंट वेग हम इसमें स्टूडेंट समय इक्वल टू 4 सेकेंड जैसा कि मैं बताया दिया है, हमारे पास सूत्र होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ जो A है उस A के जगह पर हम GT का स्क्वायर प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है यहाँ पर गिरते समय। ठीक, तो ये गति का दूसरा समीकरण है, आपको याद होगा मैंने गति का दूसरा समीकरण आपके समक्ष हल किया था। यहाँ पर आपको मान रख लेना है स्टूडेंट, s का मान विस्थापन चूंकि ज्ञात करना है इसलिए s को s छोड़ दीजिए, u का मान 0, t की वैल्यू 4 प्लस 1/2, g की वैल्यू 9.8 रख लीजिए इंटू 4 का स्क्वायर। बस वैल्यू पर हमने वैल्यू को पुट कर दिया संकेतों के आधार पर। s बराबर ये 0 प्लस 1/2, 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इंटू 9.8 इंटू 4 चौको 16, 4 का वर्ग 16 होता है 60। ठीक है स्टूडेंट, हल कीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, s बराबर 9.8 इंटू 8। अब आप इसको हल करेंगे तो 8 जा 64 64, 64 का 4 कैरी 6 हो जाएगा स्टूडेंट, और 8 9 72 यानी 8 9 जा 72, 72 प्लस 6 78 होगा, 78 पॉइंट 1 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 78.4 मीटर होगा। ठीक है, न तो त्वरण है न तो वेग है, इसलिए मीटर पर सेकंड नहीं होगा, विस्थापन है स्टूडेंट, और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, तो 78.4 मीटर आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया आज का सभी वीडियो आपको, सभी सवाल आपके समझ में आया होगा, मेरे द्वारा निर्मित यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। स्टूडेंट्स ध्यान रहे एंड फ्रेंड्स कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन्स जरूर दबाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।